हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है उसका नाम MGPE 11 है। इस टॉपिक का नाम है मानव सुरक्षा शांति निर्माण। चैप्टर 3 है आपका और बुक का नाम है मानव सुरक्षा। और देखिए, आपके MA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल से इग्नू से कर रहे हैं उन्हों के लिए है ये वीडियो। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय। तो देखिए, परिचय में क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, बोल रहे कि मानव विकास जो होता है और जो मानव सुरक्षा की अवधारणा है वो मानव कल्याण के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मानव विकास, मानव सुरक्षा, मानव कल्याण के लिए ज़रूरी होता है, परंतु जो मानव की सुरक्षा के लिए शांति निर्माण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको अगर अपना कल्याण करना है तो विकास और सुरक्षा तो आपको चाहिए ही है, परंतु अगर आपको मानव की सुरक्षा के लिए शांति भी चाहिए, तभी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर शांति रहेगी तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बोल रहे हैं, अगर आपको एक आदर्श, एक अच्छा समाज की स्थापना करनी है तो आपको युद्ध और संघर्ष के जो मुख्य कारण होते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, पर प्रॉब्लम कैसे हुई है उसको नहीं देखते कि उसकी जड़ क्या है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको युद्ध को रोकना है, शांति की स्थापना करनी है ना, तो उसके लिए पहले आप देखिए कि युद्ध और जो संघर्ष है उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, फिर उसको सही कीजिए जिससे कि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके, शांति का रोकथाम किया जा सके। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे थर्ड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र है बिना शांति के आगे नहीं बढ़ सकते। या आप एक सबको पता है, अगर अशांति हमारे चारों तरफ रहती है तो हम ना पढ़ पाते, ना कुछ कर पाते। अगर युद्ध जैसी संभावना रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बोले बिना शांति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आगे बढ़ सकते। आगे बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण में ही हम, अगर शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा तो उसमें हम विकास की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, हम बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि बिना शांति के जो इंसान है, जो समाज है, वो सूक्ष्म होता है एकदम, और बोल रहे कि एक पशु के भांति हो जाता है। अगर अशांति रहती हो तो इंसान क्या होता है, एक पशु के भांति। आगे बता रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र में पहला लक्ष्य क्या होता है उनका, शांति की स्थापना करना, और जो नागरिक होते हैं उसके कल्याण के लिए प्रयास करना, कि पहले शांति की स्थापना हो, फिर जो नागरिक है उसके कल्याण के लिए कार्य किए जाए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि इतिहास में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में कितने युद्ध हुए हैं, तो उससे क्या होता है, कभी भी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती, ना शांति को लाया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं, अगर आपको शांति की स्थापना करनी है तो अहिंसक वातावरण आपको ज़रूरी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो। और महात्मा गांधी जी का मत था कि हिंसा वाले जो वातावरण होता है उसमें मनुष्य के जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हिंसा का वातावरण रहेगा तो हम मनुष्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हमको अहिंसा वाला वातावरण चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे स्टार्ट होते हैं, तो आपका परिचय था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बता रहे हैं मानव सुरक्षा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देखिए हमारे अब मानव सुरक्षा वाले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, बोले जब हम शस्त्रों की होड़ करते हैं ना तो वो बढ़ती चली जाती है बहुत ज़्यादा। आप सभी को पता है, जब हम किसी चीज़ की होड़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे और अच्छा हो, इससे और अच्छा हो। तो ऐसे शस्त्रों की होड़ में भी होता है, जब आप विपन बनाने लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शस्त्र बनाने लग जाते हैं, तो उसमें होड़ में वो बहुत आगे तक चलती है। और आगे बता रहे हैं, किंतु शांति की स्थापना में क्या होता है कि संघर्ष या हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शांति की स्थापना की तो संघर्ष, हिंसा किसी प्रकार से भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, शांति का अर्थ केवल ये नहीं है कि हिंसा ना हो। ठीक है, शांति का अर्थ ये नहीं होता कि हिंसा नहीं हो रही तो शांति होगी। शांति का अर्थ ये भी होता है कि आपको न्याय और सम्मान के साथ शांतिपूर्वक रहना, जैसे कि आपको न्याय सम्मान रूप से मिले और शांति के साथ आप सम्मानपूर्वक रह सकते हैं, वह शांति कहलाती है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा के संदर्भ में ये माना जाता है कि सुरक्षा का जन केंद्रित दृष्टिकोण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्थिर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सुरक्षा करनी है तो जन केंद्रित दृष्टिकोण में क्या होता है कि राष्ट्रीय की, क्षेत्र की, भूमंडलीय की, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सुरक्षा के लिए। आगे देखिए थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि शीत युद्ध के पश्चात क्या हुआ। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो शांति की आशा की गई।
आप सभी को पता है कि शांति की आशा कब की गई थी? शीत युद्ध जब समाप्त हो उससे पहले तो युद्ध ही युद्ध हो रहे थे, ठीक है। बोलते हैं तभी मानव सुरक्षा की अवधारणा का भी जन्म हुआ कि हाँ, कि मानव सुरक्षा की जानी चाहिए। ये ऐसी अवधारणा का जन्म हुआ कि मानव सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, ना कि देश की सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि किंतु राज्यतरिक संघर्ष में वृद्धि हुई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कमी आई। ये बोल रहे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता था, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में तो कमी आ गई, परंतु जो राज्य संघर्ष होता उसमें वृद्धि हो गई, तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कमी आ गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि सुरक्षा के भिन्न भिन्न संकटों को देखते हुए सुरक्षा की ज़रूरत महसूस हुई। जब इतने सारे संकट आने लग गए तो क्या हुआ कि हमको फिर महसूस हुआ कि हाँ, कि सुरक्षा की एक महसूस होने लगी कि सुरक्षा होनी चाहिए, है ना, तभी इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 में मानव विकास रिपोर्ट मानव सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बन गई। देखिए 1994 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, मानव सुरक्षा की रिपोर्ट। उसमें मानव सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में सामने आई, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी रिपोर्ट रखी नहीं गई जिसमें मानव सुरक्षा के ऊपर कुछ बात की जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे कि भय से मुक्ति। इस रिपोर्ट में क्या था कि जो भय होते, जो डर होते, उससे मुक्ति और तथा अभाव की स्वतंत्रता पर बल दिया गया कि किसी को भी अगर कोई भय होता है उससे मुक्ति मिल जाए, और जो स्वतंत्रता होता है उस पर ज़्यादा बल दिया गया। तो इस रिपोर्ट में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात की गई। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो भूमंडलीय असुरक्षा है, जो हमारी असुरक्षा होती है भूमंडलीय तौर पे, पूरे विश्व के तौर पे, उससे निपटने के लिए क्या समझा गया कि जो स्वतंत्रता होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्वतंत्र हो तो आप जो भी असुरक्षा उत्पन्न होती है उससे आप उस पर विजय पा सकते हो। तो उसमें ये बताया गया। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं कि ऐसे राज्य जो एक दूसरे से ही विरोध करते हैं या फिर एक दूसरे के ही संकट पैदा करते हैं, एक दूसरे के लिए संकट पैदा करते हैं, ऐसे राज्य जिसके अंदर नस्लीय, धार्मिक, अन्य प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है, देश की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो मानव सुरक्षा है वो ऐसे अवशासन देती है, ऐसे बुरे मानव सुरक्षा प्रतिमान सुरक्षा के अवशासन द्वारा संघर्ष के समाधान द्वारा बहुआयामी जो तरीके होते हैं वो सुझाती है। वो बोलती है कि जो राज्य, जो देश एक दूसरे के लिए संकट पैदा करते हैं, संघर्ष करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर नस्ल, धर्म, ये सब चीज़ें करते हैं, इन सब चीज़ों का संघर्ष होता है, तो जो मानव सुरक्षा बहुत से आयाम, बहुत से तरीके बताती हैं उन लोगों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। आगे देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1994 की परिभाषा। तो इसको हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या परिभाषा थी। देखिए क्या बता रहे इस पैराग्राफ में, जो डॉक्टर महमूद उल हक हैं, आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होगी तो आपने उनके बारे में बहुत अच्छे से जाना होगा कि उन्होंने किस प्रकार से मानव सुरक्षा के ऊपर बहुत सारी अवधारणाएं दी है, उनकी क्या सोच है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसमें मानव सुरक्षा वाली बुक में। तो आप प्लीज़ उस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए इसमें बता रहे जो डॉक्टर महबूब उल हक ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 में मानव विकास रिपोर्ट में पूरे विश्व का ध्यान मानव सुरक्षा की अवधारणा की ओर आकर्षित किया। कि उन्होंने क्या किया कि जब 1994 की जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें सब पूरे विश्व का ध्यान मानव सुरक्षा की ओर ही आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मानव सुरक्षा जो होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं, देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम 1994 में जो मानव विकास रिपोर्ट मानव सुरक्षा की परिभाषा उल्लेखित की गई थी, उसमें देखिए 7 चीज़ें शामिल की गई हैं कि कौन कौन से 7 चीज़ें हैं जिससे कि आप मानव सुरक्षा या सुरक्षा को विस्तार और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए पहला है आर्थिक सुरक्षा। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं आर्थिक सुरक्षा में, ये बोलते हैं कि आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को निश्चित बुनियादी आय उनको प्राप्त होनी चाहिए। जो एक न्यूनतम आय है वो तो कम से कम उनको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बता रहे कि विश्व में 1/4 भाग ही ऐसा है जो आर्थिक दृष्टि से पूरा सुरक्षित है, जो 1/4 भाग पूरे विश्व में खाली 1/4 भाग सुरक्षित आय से, आर्थिक आय से,
ठीक है। बोले आर्थिक सुरक्षा की समस्या ज़्यादातर कहाँ पे है? विकासशील देशों में। जैसे हमारा देश है जो विकास अभी कर ही रहे हैं, अपना विकासशील देश, उनमें खाली ये सबसे ज़्यादा समस्या है, और जो विकसित है उनमें बहुत कम या ना के बराबर है। तभी देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आज जो अशांति होती है या फिर संघर्ष होता है, ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य सुरक्षा। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए खाद्य सुरक्षा में क्या बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध किया जा सके। ठीक है। देखिए खाद्य सुरक्षा में ये होता है कि जो भी नागरिक हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन उपलब्ध दिया जाए, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो, है ना। और देखिए बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा बोला जाता है कि जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जो खाद है वो बहुत ज़्यादा है, परंतु वो क्या हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, वो पड़े पड़े ख़राब हुए जा रहा है, वो नागरिक तो जो नागरिक होते हैं उन तक नहीं पहुंच रहा। आप सभी को पता होगा कि कुछ लोगों के पास इतना खाने को है, इतना सब कुछ है कि ये फजूली में वेस्ट करते हैं, ना, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास है खाद्य सुरक्षा की जो भोजन होता है, ये सब चीज़ें, परंतु सही मात्रा में नहीं बटा हुआ। कुछ लोगों के पास पूरा भंडार है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये उसी पे बता रहे कि खाद्य सुरक्षा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा। तो देखिए इसमें देखिए अब इसमें क्या बता रहे कि स्वास्थ्य सुरक्षा से क्या मतलब है कि उनका उद्देश्य ये होता है कि सभी जो नागरिक होते हैं उनको रोग से मुक्त जीवन देना। ठीक है, कि सभी नागरिक जो है वो रोग से मुक्त हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। फिर देखिए क्या बताते हैं कि विकासशील देशों में मृत्यु का मुख्य कारण है संक्रमण और पैरासाइट्स, क्योंकि देखिए जो विकासशील हम जैसे देश है उसमें संक्रमण बहुत जल्दी से हो जाते हैं, जो पैरासाइट्स रोग होते हैं वो भी। और आगे बता रहे हैं कि जो औद्योगिक देश है, जो विकसित देश है, उनमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या है, जो सर्कुलरी सिस्टम होता है हमारा, जो सर्कुलर सिस्टम होते हैं उससे रोग ज़्यादा होते हैं जो औद्योगिक देश हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित व विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा का सर्वाधिक संकट कहाँ पे है, जो ग्रामीण देश होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये संकट पाया जाता है। बोलते हैं इसका मुख्य कारण है कि औषधियों, स्वच्छ जल व स्वस्थ देखभाल की सुविधाओं की पूर्ण ना होना। कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र, तो आप सभी को पता है वहाँ जो फैसिलिटी होती है बहुत कम होती है, वहाँ औषधि पूरी नहीं होती है, जो स्वस्थ जल होता है वो सही से नहीं होता, तो इसी कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र वो ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं बीमारियों से। अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, पर्यावरण सुरक्षा। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य काम ये होता है कि जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनको पर्यावरण जो संकट होते हैं, चाहे वो मानव द्वारा निर्मित संकट हो या फिर प्राकृतिक द्वारा विनाश वाले संकट हो, उनसे उनकी सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि विकासशील देशों में जो स्वच्छ जल होता है, साफ जल होता है, वो एक पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट है। आप सभी को पता है कि हम जैसे विकासशील देश हैं, इनमें साफ जल और अच्छा जल पाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का कार्य है। ठीक है। आगे बता रहे जो औद्योगिक देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उसमें स्वच्छ वायु जो होती है, साफ वायु एक बड़ा संकट है। ये सब पर्यावरण संकट में ही आते हैं। बोले इसके अलावा जो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे विश्व का संकट है, क्योंकि पूरा विश्व इससे फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को। तो पर्यावरण सुरक्षा में बस इतना ही है कि आपको जो भी प्राकृतिक के संकट होते हैं उससे बचाया जा सके, चाहे वो संकट मानव द्वारा निर्मित हो या फिर प्राकृतिक द्वारा हो। नेक्स्ट देखिए हमारा है पॉइंट, व्यक्तिगत सुरक्षा। चलिए इसमें पढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा में ये बता रहे हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा से तात्पर्य कि शारीरिक हिंसा से बचाना, किसी प्रकार की जो शारीरिक हिंसा होती है उससे बचाना, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो या बाहरी राज्य पे हो या फिर आपके परिवार में क्यों ना हो या फिर कोई शक्तिशाली लोगों से हो, किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक हिंसा होती है उससे सुरक्षा प्रदान करना व्यक्तिगत सुरक्षा कहलाती है। आगे देखिए सामुदायिक सुरक्षा। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे सामुदायिक सुरक्षा में से क्या होता है कि लोगों के जो परंपरागत संबंधों तथा मूल्य के ह्रास को रोकना। जो भी परंपरागत संबंध होते हैं और जो मूल्यन होते हैं उनके खत्म होने को रोकना, ह्रास न होने को रोकना, और सांप्रदायिक व नस्लीय हिंसा
से रक्षा करना, जो सांप्रदायिक हिंसा होती है और जो नस्लीय हिंसा होती है उनसे रोकथाम करना, यही सामुदायिक हिंसा सुरक्षा कहलाती है। अब देखिए राजनीतिक सुरक्षा में क्या बता रहे हैं। देखिए राजनीतिक सुरक्षा में बता रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता होने से क्या होता है, दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण जो मानव अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन होता है। तो देश की सरकार का पहला कर्तव्य है कि वो नागरिकों की सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करें और उनके अधिकार का जो उनके अधिकार का उल्लंघन होता है वो ना होने दे। क्योंकि आपको पता है अगर राजनीतिक में कोई अस्थिरता आ जाती है, कोई गड़बड़ होती है, तो क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, दंगे करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिससे कि जो मानव अधिकार होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, उन सबका उल्लंघन होने लग जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये सब बहुत बड़े दंगे के रूप में आ जाते हैं। तो जो सरकार होता है उसका पहला कर्तव्य यही होता है कि नागरिकों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करे और कोई भी किसी प्रकार के भी दंगे होते हैं उन सबको शांत करे, ऐसे हो ना ऐसा वो कार्य करे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है भय से मुक्ति बनाम अभाव से मुक्ति। मतलब वशिष्ठ जो होते हैं कि भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों किस प्रकार से हैं। देखिए इसमें बोल रहे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संकटों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक पर सार्वभौमिक ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि जो नागरिकों के जो संसाधन है वो पूरी तरीके से उनको मिल सके, किसी भी चीज़ में कमी ना रहे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोल रहे फिर भी मानव सुरक्षा जो एजेंडा उसको जो कार्यान्वित करने में 2 कोशिशें, 2 विचारधारा उत्पन्न होती है। अगर जब आप मानव सुरक्षा जो होती है उसको जब उसका एजेंडा कार्यान्वित होता है, जब कार्य में आता है, तो 2 विचारधारा उत्पन्न होती है। एक तो होता है भय से मुक्ति, एक होता है अभाव से मुक्ति। तो ये दोनों, इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे बता रहे हैं हालांकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1994 में की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया है कि मानव सुरक्षा के लिए भय से मुक्ति तथा अभाव से मुक्ति दोनों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ही सामान्य हैं। किंतु जो संकट आते हैं उनकी जो अनुक्रियाएं के लिए जो सारी क्रियाविधि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये बोल रहे कि भय से मुक्ति अभाव से मुक्ति दोनों ही सामान्य और दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है। फिर ये बोलते हैं जब संकट आते हैं तो सारी कार्यविधि जो होती है, जिस भी तरीके से कार्य करते हैं उन सभी पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आगे देखिए हम यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट भय से मुक्ति। अब हम पढ़ेंगे भय से मुक्ति क्या होती है। देखिए भय से मुक्ति में बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है कि लोगों को हिंसा संघर्ष से बचाना, जो भी हिंसक होते हैं, हिंसक संघर्ष जो होते हैं उन सबसे लोगों को बचाना। किंतु फिर बोलते हैं इसमें जो मानव सुरक्षा का प्रयोग है बहुत सीमित होता है। ठीक है, फिर बोल रहे कि देखिए इसमें माना जाता है कि हिंसक संकट कहाँ से आते हैं। ये बोलते जो गरीबी है, राज्य की क्षमता की कमी है और तथा अन्य प्रकार की असमानताएं हैं, ये वहाँ से ही हिंसक संकट आते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर हो रही है हिंसा में तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो उसका कारण क्या होता है, गरीबी, अक्षमताएं या फिर जो राज्य की क्षमता में कमी होती है उसके कारण। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो भी इस दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं उनका तर्क ये है कि हिंसा पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो वास्तविक हो व्यवहारिक हो, दोनों दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मानव सुरक्षा के लिए जो भय से मुक्ति होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। यह दृष्टिकोण अपना ध्यान आपात सहायता, संघर्ष के निवारण तथा समाधान और शांति की स्थापना पर केंद्रित करते हैं। ये जो विचारधारा है इन्हों की सोच है कि शांति की विचारधारा पे ये ज़्यादा अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करते हैं। आगे देखिए हम पढ़ेंगे अभाव से मुक्ति। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। देखिए अभाव से मुक्ति वाले जो विचारक है उनका तर्क है कि मानव सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के जो दृष्टिकोण होते हैं वो सभी सही हैं, कितने भी प्रकार के दृष्टिकोण हो। और फिर वो आगे बोलते हैं कि जो उनका तर्क है कि संकट एजेंडा को बड़ा करके इसमें मतलब कि जो संकट एजेंडा है, जो मानव सुरक्षा का जो एजेंडा है उसको और बड़ा करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए, जैसे कि भूख, रोग, प्राकृतिक आपदा, इन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि आपदाएं युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर होती हैं, कि जो आपदाएं आती हैं ना, जैसे भुखमरी की आपदा, प्राकृतिक आपदा, ये जो सब आपदाएं आती हैं ये युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर होती है। आप सभी आज के टाइम पे देखिए कि अभी क्या ये जो बीमारी, जो कोरोना बीमारी है, ये आपदा एक आपदा टाइप में है बहुत, क्योंकि पूरे विश्व में है, तो ये आपके युद्ध से ज़्यादा भयंकर है आज के टाइम पे, है ना। तो यही सब बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों की इसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बता रहे हैं। बोलिए देखिए
अनेक मतभेद है इन दोनों में, जो भय से मुक्ति है, अभाव से मुक्ति है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, परंतु ये एक दूसरे के तब भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक चीज़ को हटा दिया जाए तो दूसरी चीज़ असफल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोल रहे जो जापान की सरकार है ना, वो भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति दोनों पर अपने विदेश नीति होती है, दोनों को बराबर स्थान देते हैं। जो जापान की सरकार है उसकी जो विदेश नीति है उसमें अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति दोनों का ही स्थान बराबर है। आगे देखिए हो रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम 1994 में उस दोनों में विचारधाराओं का मतलब कि दोनों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया, ये नहीं कि एक के ऊपर किया गया, दोनों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट थी 1994 में दोनों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुरेन पिट्सवान, ये आसियान के वर्तमान महासचिव हैं और इनका कहना है कि हॉब्सन, लॉक, रूसो और होम जैसे सिद्धांतवादी शुरुआत में मानव सुरक्षा को राज्य संगठित करने का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। वो कहते हैं कि मानव सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। जो हॉब्स, लॉक, रूसो है, ये सब जो थे इनों के ऊपर वो बता रहे हैं कि जो आसियान के महासचिव वो बता रहे हैं कि ये जो विचारक थे ये मानते थे कि मानव सुरक्षा राज्य के ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है, जो राज्य संगठित है। आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। वह आगे पूर्ण निरीक्षण कहते हैं कि 1994 में मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि इस अवधारणा को फिर से प्रचलित करना है, मतलब कि वापस से इसको प्रचलित करना है, क्योंकि रूस, हॉब्सन इन सब ने तो पहले ही ये सिद्धांत दे दिए हैं, पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इस सिद्धांत को वापस से प्रचलित किया जब 1994 की रिपोर्ट रखी गई। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हालांकि जो भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति ये दोनों ही मानव सुरक्षा की श्रेणी का ही अंग है। ठीक है, किंतु फिर भी ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मानव सुरक्षा का प्रयोग बेहतर ढंग से कैसा किया जाए ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि जो भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति ये मानव सुरक्षा की श्रेणी का एक अंग है, और हमको ये अब सोचना चाहिए कि इनको कैसे बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा पॉइंट। देखिए दो विचारक हैं, कीजिंग और सेमोरिंग। वो कहते हैं कि मानव सुरक्षा की परिभाषा को बहुत सीमित करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि जो सामान्यकृत गरीबी है अर्थात जो कल्याण है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कल्याण होना चाहिए, तो कहा जाता है कि उनकी जो परिभाषा है वो अभाव से मुक्त के ऊपर है ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक तो होता है भय से मुक्ति और एक अभाव से मुक्ति। जो किंग और मुरे है इन दोनों की जो परिभाषा है, ये जो सोचते हैं ये अभाव से मुक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये गरीबी जो सामान्यकृत गरीबी है उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या बताते हैं और विचारक। देखिए अब जो कैरोलिन थॉम्स है इनके अनुसार मानव सुरक्षा अस्तित्व की दशा है। जो मानव सुरक्षा बहुत अस्तित्व की है हमारी दशा, बोले जिसके लिए मौलिक वस्तु को जरूरतें मानव सामान्य जरूरी है। बोले जो हमारी मौलिक वस्तु होती है वो सामान्य जरूरी है, हमारे लिए मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मौलिक वस्तु होती हैं। बोल रहे हैं कि जिसमें समुदाय को जीवन के अर्थपूर्ण सहभागिता तथा स्थानीय में विश्व तक जनतंत्र में पूर्ण विश्वास हो या फिर लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास हो। वो कहते हैं कि हमारा जो समुदाय है, जो हमारा जीवन है वो सहभागी हो, पहले तो कि एक दूसरे की सहायता करता हो, सहभागी हो, और बोले कि वो हमारा जो जीवन है वो लोकतंत्र पे पूरा स्थापित हो, जहाँ पे लोकतंत्र लोगों के द्वारा, जनतंत्र के द्वारा चलाया जाए पूरा शासन, ना कि किसी एक इंसान या फिर राजतंत्र के द्वारा, है ना। तो ये उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट जो सबीना है वो ऐसा बोलती हैं कि हानिकारक जो संकट होते हैं, हानिकारक संकटों से दीर्घकालीन मानव पूर्ति के बिना बाधा डाले मानव प्रणाली की सुरक्षा की जानी चाहिए। वो कहते हैं किसी प्रकार के जो संकट होते हैं, हानिकारक जो संकट होते हैं और किसी प्रकार की जो बाधाएं होते हैं, उन सबको बिना उन सबके मानव सुरक्षा की जानी चाहिए, मानव प्रणाली की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त करते हैं हम, और इसके हम सेकंड वीडियो में आगे जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
क्योंकि देखिए आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं और अच्छे अच्छे न्यू चैप्टर आपके लिए लाऊंगी। जब आप सबका सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाना व्यर्थ है मेरे लिए, है ना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना के ला सकूँ। और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, आपको किसी भी बुक से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता